ठीक। प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अभिनव शर्मा ऑफिशियल पे। और मैं अभिनव साहब के साथ जुड़ चुका हूँ यूपीएसआई की नई सीरीज के साथ। प्यारे बच्चों, देखिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है किसी एग्जाम के लिए, स्पेशली जीएस में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप जानते हैं इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। फिलहाल केवल क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। हमारा उद्देश्य होगा जितने आज तक पीवाईक्यू आए हैं, ऑलरेडी मार्केट की बहुत सारी किताबें हैं जो ऑलरेडी आप रीड करते हैं, लेकिन किताब का पीडीएफ ऐसे पढ़ना उससे बेहतर है कि हम उस चीज को अपनी आंखों से देखें और अपने कान से सुने, शायद वो हमारे लिए ज्यादा फायदा है। इसलिए आपके सामने यूपीएसआई का सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर बायो का, इन्वायरमेंट का, स्टैटिक का, करंट अफेयर्स भी जो एक्सपेक्टेड हमारे सामने आ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी जितने आपके सामने आपके टेस्ट सीरीज हैं जो ऑलरेडी अब तक पिछले कुछ सालों में आ गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और याद रखिएगा, ये यूपीपी और यूपीएसआई दोनों के लिए है। तो पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के। लगभग फिजिक्स के आपके सामने अगर 3-4 एग्जाम देखा जाए जो पिछले एसआई और यूपीपी के हुए हैं, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए, आप बहुत आराम से, केवल आपका टारगेट केवल हमें सुनना है, दिमाग नहीं लगाना है, केवल सुनिएगा जहां तक हो पाएगा वहां तक। ठीक। हम लोग का काम है केवल क्वेश्चन का डिस्कशन करना। अपने आप इस वीडियो को एक बार पहले बार नॉर्मल देखिए, फिर 2x पे करके या 1.5x पे करके आप इसको देखते रहिएगा। एग्जाम से पहले 1-2 बार देखिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। एक बार सब लोग, जितने लोग देख पा रहे हैं या फिर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार एक काम करिएगा सब प्यारे बच्चों, जय हिंद कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। वर्दी की कसम, हम लोग इस बार वर्दी लेके रहेंगे। ठीक। इस बार एक सीट अपना है, 2 स्टार कंधे पे। कहा गया सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके सामने कि कणों की जो तरंग की प्रकृति होती है उसको किसने दिया, आपके सामने किसने स्थापित किया, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने फिर कहा आपसे कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब होता है कि हमारे सवाल का हमें आंसर पता हो और उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा है तो वह पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं कहेगा सर आप बताइए कणों की तरंग प्रकृति क्या होती है, तरंग क्या होता है, कण क्या होता है। नहीं, हमारा काम है क्वेश्चन का डिस्कशन करना। फटाफट केवल जल्दी से हमें सुनते चलिएगा, हमारा काम होगा मैक्सिमम डिस्कस कर जाना। तो लिखा है बच्चों, कणों की जो तरंग की प्रकृति होती है आपके सामने डी ब्रोगली साहब ने दिया था। आगे जरा पढ़ते हैं। नीचे लिखा आपके सामने कि कणों की तरंग के जो पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे उसे नोट्स में लिख लीजिएगा, कीवर्ड बना के लिखना है, या ध्यान रखिएगा। तो कहा गया प्यारे बच्चों, कणों की जो तरंग की प्रकृति है इसकी परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। मतलब आपके सामने जो कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना है, इसी को डी ब्रोगली सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर कभी सवाल बने, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकता है डी ब्रोगली सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा कणों की तरंग की प्रकृति। ठीक। आगे कहा आपके सामने, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनके तरंग दैर्घ्य उनके आवेग के अनुपाती एवं आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अब एक क्या है, छोड़िए। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। पता ही होगा आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन आपके सामने एक तरंग के जैसा काम करता है, बहुत छोटा पार्टिकल है, सर बार बार घूमता रहता है, तो वह एक तरंग के जैसे कार्य करता है। तो उसी पे ये बात इन्होंने कहा। तो आपको यहाँ से बस 2 बात जाननी है। पहला आपको यह जानना होगा कि कणों के तरंग की प्रकृति डी ब्रोगली ने दिया है और इसको हम लोग डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, जहाँ आपका चुंबकीय चालक घनत्व जो आपके सामने है, इसकी इकाई क्या होती है। प्यारे बच्चों याद रखिए, इसकी इकाई होती है आपके सामने टेस्ला। ठीक है। तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई आपके सामने टेस्ला होती है, इसका प्रतीक आपके सामने कैपिटल टी होता है। नीचे लिखा है चुंबकीय चालक घनत्व का जो मात्रक है वो आपके सामने टेस्ला है। अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है, मतलब ऊर्जा का मात्रक आपके सामने अर्ग है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आपको पता होगा न्यूटन जो आपके सामने, ये आपके सामने बल का मात्रक है। आगे कहा आपके सामने 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को न्यूटन कहा जाता है। आगे कहा गया चुंबकीय जो बेवर आपके सामने चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके सामने आया प्यारे बच्चों, चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक कौन है, टेस्ला। अच्छा, आपके सामने ऊर्जा का मात्रक कौन है, अर्ग। अर्ग ऊर्जा का भी मात्रक है सीजीएस पद्धति में। बाकी आपके सामने बात करेंगे तो न्यूटन आपके सामने बल का मात्रक है, बच्चा बच्चा जानता होगा। और आपके सामने याद रखिएगा कि जो आपका बेवर है ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम का रहा है, ये आपके सामने यूपीएसआई का सवाल है 18 का, कि एम्पियर जो आपके सामने वो किसका मात्रक है। बच्चा बच्चा आपके सामने जानता हो कि एम्पियर किसका मात्रक है। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा आपके सामने जो उसका मात्रक कौन होता है, एम्पियर। कहा गया आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका जो मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। कोई मतलब नहीं है हमारा, सिर्फ इतना मतलब आपके सामने प्यारे बच्चों कि आपके सामने विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन 4 में कहा गया कि द्रवों का जो घनत्व है इसे मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
तो द्रवों के घनत्व को आपके सामने जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है इसको नापने के लिए आपके सामने किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? पिकोनोमीटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? पिकोनोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? देखिए आपके सामने एनीमोमीटर, जो आपके सामने एनीमोमीटर है ये वायु के वेग को नापने का काम करता है। जो आपके सामने यूडियोमीटर है एक गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन नापने के काम करता है। जो पिकोनोमीटर है ये द्रव का घनत्व नापने का काम करता है। और जो वेवामीटर होता है वो मिट्टी का यांत्रिक गुण नापने का काम करता है। तो यह वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चारों पॉइंट क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? अभी बीमा अगर आपको सामने जब डायमेंशन वगैरह पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल बस याद रखिए आपके सामने जो है कि शक्ति की जो भौतिक शक्ति पावर का जो आपके सामने बीमा होता है ये आपके सामने होता है ml2 आपके सामने, उसके बाद t पे 3। ठीक है, तो ml2 t पे -3 ये आपके सामने किसका होता है? शक्ति का बीमा होता है। क्लियर। आगे क्या आपके सामने दृष्टि वैषम्य, जिसे आप लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, यह बीमारी किस लेंस के प्रयोग से दूर की जा सकती है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा आपके सामने जो एस्टिग्मेटिज्म होता है इसमें एक्चुअली होता क्या है, आपकी आंखें जो होती है मतलब इसका जो गोलक है वो नेत्र गोलक वो सही से नहीं, वो तिरछा हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए आपके सामने जो हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, याद रखिएगा बेलनाकार लेंस। क्योंकि इसमें आपके सामने आंखों की कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टिवैषम्य एस्टिग्मेटिज्म उत्पन्न हो जाता है। कहा कि यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब इंसान की आंख जो है ना देखने कुछ लोग नहीं लगता, देख इधर ना लगेगा आपको देख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं आपके सामने दृष्टि वैषम्य। तो उसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखें। क्लियर है? आगे देख, आगे आपके सामने जो फ्रैंक आपके सामने जो है अब फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है प्यारे बच्चों? तो फ्रैंक विटल के द्वारा अगर बात करेंगे आविष्कार करने की, तो ध्यान रखिए आपके सामने जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। तो फ्रैंक विटल द्वारा आपके सामने किसका आविष्कार किया गया? जेट इंजन का आविष्कार किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, लिखना होगा हमें कि जो आपका जेट इंजन होता है किस पे काम करता है? रॉकेट के सिद्धांत पे काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो याद रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने जो जेट इंजन होता है वो किस पे काम करता है? रॉकेट के सिद्धांत पे काम करता है। आगे का जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आजकल आधुनिक विमान उसमें जेट इंजन का काम करते हैं। तो दो बार जेट इंजन का आविष्कार आपके सामने किसने किया था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा फ्रैंक विल्टन ने किया था। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आया जहां पर आपसे कहा गया कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अबे तो बच्चा बच्चा जानता है आपके सामने कि दांत के अंदर वो देखे होंगे एक जो शीशा अंदर जाता है चम्मच जैसा, उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ताकि के पैरों जो दांतों के अंदर आपके सामने जो है छवि को देखने के लिए जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ये आपके सामने उत्तल लेंस है जो उभरा हुआ है, और ये आपके सामने अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस का काम होता है किसी चीज को छोटा करके दिखाना। क्या करके दिखाना? छोटा। और अवतल लेंस का काम होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। तो बस ये ध्यान रखिएगा। अब दांत के अंदर अगर वो लेंस जाएगा तो क्यों जाएगा? तो उस चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर बड़ा करके दिखाने के लिए जाएगा मतलब वो आपके सामने कहीं ना कहीं अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसे कॉनकेव कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इसे कॉनकेव कहते हैं। और उत्तल को आपके सामने जो है कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो ये उभरा हुआ है या उत्तल है, या अंदर की तरफ दबा हुआ है, या आपका अवतल है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में डेटा लिखा है बहुत सारा, पढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। कहा गया आपके सामने कि दांतों की छवि को देखने के लिए आपके सामने दंत चिकित्सक द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा मोटर गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। हेडलाइट की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर जो बगल में आपके सामने इंडिकेटर या होता है, या जो आपके सामने हेडलाइट होता है उसके अंदर आपके सामने अवतल लेंस लगा होता है। लेकिन अगर वही पूछ ले कि गाड़ियों के मिरर में कौन सा इमेज लगा होता है, तो गाड़ियों के मिरर में आपके सामने उत्तल दर्पण का यूज होता है। ध्यान रखिए, दिखा भी है कि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों के साइड में लगे होते हैं। मतलब मिरर इमेज जो साइड में होता है वो आपके सामने उत्तल होता है, उभरा होता है, देखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ। आए क्या आपके सामने इसकी सहायता से गाड़ी ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को
वो देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपके सामने एक सवाल हो रहा है, स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण होता है, गाड़ी का जो साइड वाला शीशा है उसमें भी उत्तल दर्पण होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें आपके सामने अवतल दर्पण होता है, और जो आपके सामने दांत यूज करता है चिकित्सक, वो भी आपके सामने अवतल दर्पण है। तो देखिए सवाल एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसके द्वारा संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर पत्र प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए आपके सामने ये काम किया था सीवी रमन साहब ने, प्यारे बच्चों, सीवी रमन साहब ने काम किया था। ध्यान रखिए, आपके सामने सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहा गया इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से 2-3 सवाल एग्जाम में बनेगा। पहला, इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था। किस लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पे प्रयोग करने के लिए मिला था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज ने क्यों मिला था सीवी रमन साहब को? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, और ये भारत के पहले साइंटिस्ट है जिनको आपके साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक आपके सामने है? बच्चा जानता होगा आपके सामने जो है कि प्रकाश वर्ष आपके सामने दूरी का मात्रक है, प्यारे बच्चों, और एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर यह प्रकाश के वर्ष की दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। क्लियर? नीचे लिखा पढ़ लेते हैं। कहा आपके सामने कि यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। निर्वात के अंदर जहां हवा नहीं होती है उस एरिया में एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश चलता है, वो आपके सामने जो डिस्टेंस है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर? आगे क्या आपके सामने कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की है? अब यह यूपीपी कांस्टेबल का सवाल आप देख सकते हैं। त्याग के पैरों आपके सामने जो है, किनका नाम आपके सामने? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। तो विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति थे, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्थान निर्माता, उस उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिक के 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो यहाँ से बस एक बात जानना है आपके सामने कि इनका नाम जानना होगा आपके सामने, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का, और इन्हें 1966 में आपके सामने क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों आपके सामने जो है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, अगर फ़ारेनहाइट की बात करेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो सेल्सियस में आपको पता होगा 100 होता है। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे कहेगा तो याद रखिएगा आपके सामने 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212। तो देखिए, जल का क्वथनांक आपके सामने अगर डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 99.9, मतलब सीधा हम कह दें 100 डिग्री। और आपके सामने अगर देखा जाए 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में कहेगा तो 373, क्योंकि आपके सामने पता होगा केल्विन आपके सामने 1 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 373 केल्विन। इतनी बात क्लियर है? आगे लिखा आपके सामने जो है कि फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212। अब देखिए एग्जाम में पूछ लिया, कहा आपके सामने जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में बताइए, तो आप सेल्सियस में भी, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, तीनों में याद कर जाइए, बात खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया कि किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा का बल और हवा के वेग को नापने के लिए आपके सामने किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों के वेग को नापता है, वाहनों का वेग नापता है, स्पीड नापता है, गाड़ियों की कितनी तेज चल रही है, स्पीडोमीटर। लैक्टोमीटर आपके सामने दूध में फैट के बारे में बताता है कि दूध में फैट कितना है। थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है, तापमान को नापता है, और एनीमोमीटर पवन का वेग नापता है, वायु की स्पीड को नापता है। क्लियर है? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है प्यारे बच्चों? आपके सामने विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? अब देखिए आपके सामने लोहा, कॉपर, सिरामिक्स और सिलिकॉन। याद रखिएगा सबसे अच्छा चालक आपके सामने विद्युत का होता है कॉपर। कहा गया लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तांबा का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, हिंदी में तांबा कहते हैं। तो तांबा सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन मुद्दा है कि यहाँ पे चांदी ऑप्शन में था नहीं। तो सबसे अच्छा जो करंट का फ्लो होता है वो चांदी में होता है, उसके बाद होता है कॉपर में यानी तांबे में। लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। चांदी का ज्यादा उपयोग नहीं होता है क्योंकि चांदी महंगी है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर?
तो इतनी बात क्लियर होगा बिल्कुल आपके सामने, ठीक है। आगे क्या आपके सामने अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? बच्चा बच्चा जानता होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपके सामने अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, आइए पढ़ लेते हैं। लिखा आपके सामने जो है कि 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ ने बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कास्मस यान द्वारा किया था। मतलब ये भी पूछा जाता है किस यान से भेजा गया था? कास्मस यान से, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इसको किसने भेजा था प्यारे बच्चों? रशिया ने भेजा था, आपके सामने रूस के द्वारा भेजा गया था। इसका वजन 360 किलो था। यह अभियान 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी और आपके सामने एक्स किरण खगोलीय प्रयोग करना, यह इसका उद्देश्य था। छोड़िए, बस इतना देखिएगा कि आर्यभट्ट आपके सामने भारत का पहला आपका क्या है? उपग्रह है, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। किस यान से लॉन्च किया गया था? कास्मस यान से लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं प्यारे बच्चों। ध्वनि के मापने की इकाई क्या कहलाती है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, डेसिबल कहलाती है। बच्चा बच्चा जानता होगा कि डेसिबल से ध्वनि को नापा जाता है, क्लियर। नीचे लिखा है आपके सामने कि ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी उष्मा का है, न्यूटन बल का है और फ़ारेनहाइट आपके सामने तापमान का है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय आपके सामने जो हैं, उस प्रभारी के दल कौन थे? यह सवाल देखिए यूपीपी ने पूछा है 2013 के पेपर में। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने अंटार्कटिका जाने वाले जो आपके प्रभारी दल के हेड थे, उनका नाम था आपके सामने डॉक्टर एस.जे. कासिम, क्लियर है। सैयद जहूर कासिम थे। कहा गया यह एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991 से 1996 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। प्लानिंग कमीशन के सदस्य भी हुआ करते थे। आगे कहा आपके सामने एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास मत आईआईटी मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में इन्होंने टीचर का भी काम किया, शिक्षक का भी काम किया। इनका नाम है देखिएगा आपके सामने एस.जे. कासिम। तो अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय दल के प्रभारी थे एस.जे. कासिम। अब आपके आंसर एग्जाम में कोई सवाल आया तो कैसे लगाएंगे? सवाल कहाँ का है? ये सवाल पीवाईक्यू पढ़ते रहिए, आपके जीवन में काम आएगा, ठीक, शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्यारे बच्चों से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या एसएससी में आएगा? अरे भाई, फिजिक्स से ही तो है। क्या एसएससी में नहीं आएगा फिजिक्स? वहां भी आएगा, रेलवे में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और फिजिक्स आता है तो सवाल तो पूछ ही सकता है। क्या बांटा गया है क्या कि आपके सामने हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बेवर केवल हम एसआई में पूछेंगे, न्यूटन बल का मात्रक केवल फिजिक्स में आपके एसएससी में पूछेंगे? ऐसा कुछ बटा तो है नहीं, वो तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सबके लिए उपयोगी है। अगला क्या आपके सामने अभी यूपीएसआई स्पेशली लिखा है क्योंकि हम यूपीएसआई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस पे यूपीएसआई कहा जा रहा है। अगला क्या आपके सामने रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा गैस द्रव, यहाँ पे देखिए लिखा आपके सामने गैस नहीं पूछा है, गैस द्रव कह रहा है। चार के पैरों रेफ्रिजरेटर के अंदर आपके सामने अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। लिखा आपके सामने रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है तथा तांबे की एक वाष्प कुंडली के फ्रियान गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडा पैदा करता है। तो गैस कौन सी होती है? याद रखिएगा, फ्रियान गैस होता है और इसमें अमोनिया गैस आपके सामने द्रव के रूप में भरा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस भरा होता है जो तांबा वाला होता है, उसमें देखे होंगे फ्रियान, और इसके अंदर आपके सामने द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। अब यह सवाल न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है कि आपके फ्रिज के अंदर कौन सा गैस होता है? फ्रियॉन। और उसमें कौन सा लिक्विड द्रव आपके सामने होता है? अमोनिया। तो यह बात ध्यान रखिए, क्लियर। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19वां कहा गया। 19वां में आपसे कहा गया सबसे पहले कि ऊर्जा के भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी एक वर्तमान तकनीकी है, एलईडी का विस्तारित रूप क्या? आप देखिए भाई, एलईडी लाइट आजकल हम यूज करते हैं। देखिए आपके सामने इन्होंने पूछ लिया यूपीएसआई का क्वेश्चन आपके सामने, ये इन्होंने कह लिया आपके सामने। बताइए भैया आपके सामने एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद के पैरों से एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो याद रखिएगा एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, क्लियर है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड ये आपसे पूछा गया। कहा आपके सामने की एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होती है। एलईडी कई प्रकार की होती है, इसमें आपके सामने मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहवर्डी और ओएलईडी प्रमुख है। तो एलईडी के टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़िए। अगला क्या आपके सामने जो है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या आपके सामने? अब बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए कहा आपके सामने पैरों बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि वजन आपके सामने आप लीजिए केजी में और अपनी लंबाई का स्क्वायर लीजिए मीटर में। जैसे हमारा वजन मान लीजिए आपके सामने कितना है 72 केजी, तो हमने 72 ले लिया और हमारी लंबाई मीटर में लेना है
तो मान लीजिए मीटर का इन द सेंस कि मान लीजिए हम आपके सामने 170 सेंटीमीटर के हैं, तो हम बोलेंगे 1.7 मीटर, तो इसका आप स्क्वायर ले लीजिए। अब 17 का स्क्वायर आपके सामने कितना होता है? 289 होता है। इसका मतलब आपके सामने हो जाएगा कि 72 बटे 289। अब 289 जब लिखेंगे तो डेसिमल भी तो लगेगा, यानी 2.89 आएगा। और जब 2.89 को मान लिया हम 3 मान लेते हैं, तो 3 से जब इसको कट करेंगे तो आपके सामने कितना निकल के आएगा? लगभग 24 या 72 होता है, तो लगभग आपके सामने 24 होगा। खैर 3 से थोड़ा कम है, तो इसको मान लीजिए 25 मान लेते हैं। तो अगर 25 आ रहा है तो हम जरा देखें कि हमारी स्थिति क्या है। तो हमने कहा 25 आ रहा है, 25 से लेकर 29 के बीच अगर आप जाएंगे तो सामान्य से थोड़ा सा अधिक वजन है, मतलब हम सामान्य के कैटेगरी में एकदम टंगे हुए हैं। अगर तन को मोटाएं सामान्य से ज्यादा हो जाएंगे, और तन को पतराएं तो सामान्य में आ जाएंगे। तो हम मतलब एकदम बीच कैटेगरी में है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स आपके सामने जो फॉर्मूला होता है, ये भी पूछा गया आपके सामने, तो याद रखिएगा आपके सामने वजन किग्रा में और लंबाई आपके मीटर में स्क्वायर के रूप में। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जाएंगे आपके सामने, देखिए लिखा भी आपके सामने 18.5 आएगा, तो इस सामान्य से कम है। अब आप सब लोग अपना निकाल लीजिए, सब लोग अपना अपना निकाल के मैं बताइए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका निकाल के बताएंगे कि कितना होगा। चले, अगला क्या आपके सामने जो है कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्षों के लिए आपके सामने जो है एक किताब है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं और 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किसका उदाहरण है? पहले बच्चों आपके सामने किताब को हमने रख दिया, हटाया नहीं, जहां थी वहीं की वहीं है। ये न्यूटन का कौन सा नियम भाई? न्यूटन का जड़त्व का नियम है कि जब तक किसी वस्तु पे बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी अवस्था में बनी रहती है। न्यूटन का कौन सा नियम होता है? न्यूटन का पहला नियम है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम ही है जड़त्व का नियम। तो याद रखिए पहले बच्चों, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट है कोई वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर, न्यूटन का तीसरा नियम आपके सामने, क्रिया का प्रतिक्रिया। बच्चा बच्चा जानता होगा आपके सामने कि क्रिया का प्रतिक्रिया, जितनी तेज गोली निकलेगी उस में बंदूक पीछे आएगी। अब गोली का वजन कम है तो तेज भागती है, बंदूक का वजन ज्यादा है तो थोड़ा कम आती है। गोली और बंदूक बराबर होते हैं तो दोनों एक बराबर भागते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमें और आप हाथ पकड़े एक दूसरे का खींच रहे हैं, हाथ छूटेगा, आप भी उतने दूर जाएंगे, हम भी उतने दूर जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला कहा गया, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, किसका उदाहरण है? तो भाई सीधी सी बात है, क्रिया का प्रतिक्रिया। जितना बल यहाँ वहां लगता है उतना बल हमारे ऊपर लगता है। मतलब ये न्यूटन का आपके सामने तीसरा नियम हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा गया, न्यूटन के सवाल तो बहुत आते हैं, आपको पता ही होगा। तो पहले याद रखिएगा आपके सामने, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूं और वह मेरे पास वापस आ जाती है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। न्यूटन के तृतीयक नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया में बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली का निकलने पर व्यक्ति को पीछे तरफ झटका देना, या नाव के किनारे कूदने पर नाव की ओर हटना, ये ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर पैरोच आपके सामने देखिए, हम आपको पढ़ा चुके थे, जो परमाणु होता है इसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। इसके नाभिक में पाया जाता है आपके सामने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको न्यूक्लियन के नाम से भी जाना जाता है। और आपके इसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, जो इसके बाहर घूम रहा होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इससे नाभिक पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो अब नाभिक पूछ रहा है, साफ साफ कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए पढ़ लेते हैं। लिखा आपके सामने जो है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन, उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित। ये भी सवाल पूछा गया कि परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? उसके नाभिक पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अलग है आपके सामने, डेसिबल जो है वह इकाई है किस चीज की? तो डेसिबल अभी हमने पढ़ा आपके सामने, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। प्यारे बच्चों, ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। इसे स्मॉल डी और कैपिटल बी इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड डेसिबल है जिससे हम लोग सुन सकते हैं, याद रखिएगा 0 से लेकर के 180 डेसिबल तक का साउंड हमारे लिए परफेक्ट है। अब इसमें जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं वो आपके सामने 60 डेसिबल ही होता है। ये 180 वो वाला जो हम चिल्ला के पढ़ाते हैं, जब खूब चिल्ला ध्वनि की तीव्रता की मात्रक, तो ये आपके सामने ज्यादा है थोड़ा। वो भी 180 नहीं, 180 का मतलब एकदम वो मारा पीटी प्रेशर वाला। और 0 से लेके 5-10 के बीच का मतलब वो ब्लॉक होने के बाद जो नहीं मन नहीं कर रहा है, नहीं खा, एकदम धीरे, ये वाला। बाकी हम लोग का आम भाषा में जो बातचीत है, जो भी हम क्लास ले रहे हो, लगभग 70 डेसिबल पे हम क्लास ले रहे होंगे, 60 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्या है, आपके सामने जो है कि यहाँ पे लिखा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का क्या?
प्रतिध्वनि का मतलब जैसे हम आप किसी कमरे में जाके बोलते हैं तो हमें देखा होगा वहां से आवाज टकरा के गूंज रही होती है, तो उसके उत्पन्न होने का क्या कारण है? अपवर्तन कारण है, परावर्तन, अवशोषण या विवर्तन, क्या कारण है? याद रखिए, पहली चीज का कारण है परावर्तन। ध्यान रखिएगा, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, ध्वनि भी रिफ्लेक्ट होती है ना, टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है। घर में भी पर्दे लगा दीजिए, घर में भी देखिए हमने घास लगा होगा हमारे यहाँ क्लास में, या आप देखे होंगे जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं स्टूडियो में, तो वहाँ पे आपके सामने वाटर प्रूफ वो दीवार बनाई जाती है, तो वाटर मतलब साउंड, तो क्या होता है वो आपके सामने, वो एक्चुअली साउंड प्रूफ दीवार का मतलब ही होता है कि उसमें बहुत सारे मोटे मोटे फोम वोम लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि टकराए तो रिफ्लेक्ट ना हो, वो आपके सामने अवशोषित हो जाए, अवशोषण हो जाए ध्वनि का। तो ध्यान रखिए आपके सामने, जबकि ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकरा कर परिवर्तित होती हैं तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? अभी हमने पढ़ा आपके सामने, अगर चांदी दिख जाएगा तो चांदी सबसे अच्छा है। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन, सबसे अच्छा चांदी है, चांदी के बाद आपके सामने कौन होता है? कॉपर होता है, जिसे आप लोग तांबा कहते हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर? अब देखिए आगे लिखा भी आपके सामने कि चांदी आपके सामने जो है सबसे बेहतरीन होता है, उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत है प्यारे बच्चों। सौर ऊर्जा मतलब आपके सामने सूर्य की ऊर्जा, उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसाद। देखिए ये दो चीजें तो नहीं होंगी। अब नाभिकीय विखंडन और संलयन, याद रखिएगा, संलयन का मतलब होता है मिलना, विखंडन का मतलब टूटना। तो जो परमाणु बम है वो विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, और जो हमारा सूर्य है यह संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। अब यही आपके सामने से एग्जांपल दिए इन्होंने, तो कोई बात नहीं, उससे में कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28वें सवाल में आपसे कहा गया कि जो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? प्यारे बच्चों, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग क्यों किया जाता है? कहा गया आपके सामने जो है कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग करते हैं किसी स्थल के कुछ देर के लिए प्रकाशित रखने के लिए। देखिए लिखा आपके सामने, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थान में कुछ देर तक प्रकाशित करने के लिए जिसमें उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। भाई जो टार्च जलाते हैं ना, वैसे एक पिस्टल होती है, उसकी लाइट बहुत तेज होती है, तो किस स्थान पे ऊर्जा मतलब आपके सामने रोशनी रखने के लिए ही हम लोग वेरी लाइट पिस्टल का उपयोग करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे का आपके सामने जो है कि अनवेंशन का मतलब होता है आपके सामने किसी चीज का इन्वेंशन करना, खोज करना। तो आपके सामने कहा गया प्यारे बच्चों जो है कि अनवेंशन के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सामने जब किसी चीज का हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसको झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ या फिर उपरोक्त सभी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट। याद रखिएगा फिलहाल यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि नार्को टेस्ट भी झूठ बोलने पकड़ने के लिए होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है, और आपका ब्रेन मैपिंग भी होता है। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। कहा गया अनवेंशन के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ सबसे मेन होता है। आगे क्या आपके सामने, इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में भी व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं के रिकॉर्ड करने की सत्यता की जांची जाती है। उसके बाद कहा गया नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है वो जाना जा सकता है। तीनों विकल्प सही हैं। तो याद रखिएगा, पॉलीग्राफ हम लोग नॉर्मली नार्को टेस्ट सुनते हैं, लेकिन नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग से बेहतर पॉलीग्राफ होता है जो लोगों के झूठ पकड़ने के लिए जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30वें की बात करते हैं। 30वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया प्यारे बच्चों जो है कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन की ऊर्जा को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्यारे बच्चों, कैलोरी का यूज करते हैं। अब भोजन ऊर्जा का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कितनी ऊर्जा हमें मिली, कितनी एनर्जी मिला, उसके का पता होगा कैलोरी, इतनी कैलोरी उतनी कैलोरी, आप तो सुने होंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। तो भोजन की ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का उपयोग किया जाता है, और विद्युत के प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का उपयोग करते हैं, विद्युत सामर्थ्य को नापने के लिए हार्स पावर का उपयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? प्यारे बच्चों, विश्व का पहला, देखिए विश्व का पहला आपके सामने संचार उपग्रह कौन है? याद रखिएगा, टेलस्टार 1। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह है जिसका नाम है टेलस्टार 1, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। अब इससे कुछ काम नहीं होता इस सैटेलाइट से, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है। तो अमेरिका ने दुनिया का पहला आपके सामने संचार उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है टेलस्टार 1, और यह 1962 में लॉन्च हुआ था। ये बात ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए 32वां क्वेश्चन पढ़िए। 32वें क्वेश्चन में कहा गया कि किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा ध्वनि की गति किसमें होती है? बच्चा बच्चा अंतर होगा आपके सामने कि ठोस में ध्वनि की गति ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल माध्यम में प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है और गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल आपके सामने नीचे लिखी गई है। देखिए सबसे ज्यादा आपके सामने ठोस में होती है, और ठोस में भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? एल्यूमिनियम में होती है, 6420। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मीटर पर सेकंड, 64 मीटर पर सेकंड होता है आपके सामने, किसमें? एल्युमिनियम में। उसके बाद से कांच यानी कि ग्लास, शीशा, उसके बाद से लोहा, उसके बाद समुद्री जल, उसके बाद से पानी, नॉर्मल जल,
उसके बाद से बर्फ, उसके बाद वायु, उसके बाद निर्वात। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा किसमें होता है? एल्युमिनियम। अगर यहीं पे मान लीजिए ठोस का ही सारा नाम लिख दिया होता तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है एल्युमिनियम के अंदर। क्लियर? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? एल्युमिनियम में। अलग उसके बाद निर्वात में सबसे कम होती है, शून्य होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। अलग आपके सामने जो है कि किसी उपग्रह का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। उपग्रह आपके सॉरी किस उपकरण का मानचित्र है, उस मानचित्र में हमें दूरी नापना हो कि इंडिया का यहाँ से दूरी कितना, तो मानचित्र पर भी हम रख के नाप सकते हैं कि कितनी दूरी निकलेगी। तो मानचित्र पर दूरी नापने के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों ओपिसोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? ओपिसोमीटर। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अंशकित डायल लगा होता है। इस पहिया को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वी मीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जिस पे नापा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपिसोमीटर, और ओपिसोमीटर के अंदर हम लोग कर्वी मीटर या मेलोग्राफ के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला कहा गया पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग आपको पता ही होगा, एक ऐसा वेग जिससे कोई भी चीज पृथ्वी के बाहर फेंक देता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर हो जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। ध्यान रखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। और पलायन वेग के बारे में सबको पता होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार को पलायन वेग कहा जाता है। तो क्या पैरों वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहलाता है। और आगे लिखा पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया कोई भी पिंड वापस नहीं आता। अगर इस रफ्तार से आप किसी को फेंक देंगे तो पृथ्वी पर दोबारा लौट के नहीं आएगा। अभी तुम कोई भी सामान फेंकते हैं तो देखेंगे पृथ्वी पर आके गिर जाता है, इस वेग से फेंकेंगे तो नहीं आएगा। कहा गया निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन तो पाई जाती है, तो बच्चा बच्चा अंता होगा। नाइट्रोजन पाई जाती है, तो पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन भी पाया जाता है, तो बच्चा कौन आपके सामने? क्लोरीन। क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्लियर? अभी देखिए लिखा आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे जो है कि पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, उसके बाद से ऑर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, उसके बाद से इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन एंड जेनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं। अगले जगह आपके सामने आता है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? यहाँ पर आपसे कहा गया कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रकाश के तरंग का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने किसने दिया है? अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ये हाइजेक का सिद्धांत है, हाइगेज का, लेकिन यहाँ पे आपके सामने नहीं है क्योंकि इस ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन एक तरह से आपके सामने गलत है। देखिए लिखा भी आपके सामने कि सवाल गलत है, स्टार लगा दिया। न्यूटन के समकालीन विद्वान जिनका नाम है हाइगेज ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो प्यारे बच्चों प्रकाश के तरंग का सिद्धांत 1678 में दिया था हाइगेज नाम के एक वैज्ञानिक ने, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपके सामने यह क्वेश्चन फिलहाल इस क्वेश्चन का रूप ये गलत है। कौन सा भारी जल है? भारी जल बच्चा जानता है ड्यूटेरियम D2O। D2O भारी जल होता है प्यारे बच्चों, तो ड्यूटेरियम आपके सामने जो है वो भारी जल कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहा गया जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? भाई एक बात बताइए, जब किसी का तापमान बढ़ेगा, जब कोई इंसान गुस्से में आएगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल हो क्या होंगे? भागना चाहेंगे ना, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सीधे कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता है। तो 38वें का आपके सामने क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने कि जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उसकी अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगला कहा आपके सामने कि तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो तारापुर में जो भारत का पहला आपके सामने रिएक्टर स्केल बना उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? तो देखा प्यारे बच्चों अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 2010 में कार्य करना बंद कर दिया है। परंतु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे ध्यान रखिए आपके सामने फिलहाल अभी काम करना बंद कर चुका है, लेकिन भारत का जो पहला आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसे लगाया गया था कहाँ आपके सामने? उड़ीसा तारापुर में। वो ध्यान रखिए आपके सामने उसका नाम क्या? उसका नाम है आपके सामने अप्सरा। क्लियर? 40वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40वें क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, तो निम्न में से वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? प्यारे बच्चों वायुदाब को नापने के लिए आपके सामने जो है कौन सा आपके सामने यूज करते हैं? बच्चा बच्चा जानता होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर आपके सामने वायु दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है। कहा गया वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। तो क्रोनोमीटर क्या करता है? जलयान में सही समय लगाता है। अमीटर आपके सामने विद्युत धारा नापता है, और एनीमोमीटर अभी पढ़ाया हमने आपके सामने हवा के स्पीड को नापता है। ये ध्यान रखिएगा, पवन वेग नापता है। तो ये फिजिक्स था। अब केमिस्ट्री हमारा दूसरा पार्ट होगा, तो दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर बायो क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर ऐसे हम एक एक करके आपके सामने पढ़ाते रहेंगे। क्लियर?
तभी आज की क्लास सही लगी हो तो एक बार कमेंट में सब लोग बता दीजिए कि क्लास आपकी कैसी थी। आपका रिवीजन इससे हो जाएगा और बहुत जल्द इसको आप 2x पे करके एक बार फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। दिमाग में हमारे क्वेश्चन और वो आपके सामने ऑप्शन बैठता चला जाएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज की सेवा हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए, बिना कोई बात किए फटाफट हम लोग जल्दी से केवल क्लास और केवल मुद्दे की बात की है। बहुत जल्द हम लोगों ने आपके सामने जो है कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसको आप अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद। जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद। थैंक यू।